हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ, बोरिंग और इरिटेटिंग क्यों लगता है? क्योंकि आपने कभी इन चार प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ही नहीं। क्या आपने कभी किसी भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया? आइडेंटिफाई करने से मेरा मतलब, क्या आपने उसके सेक्शंस आइडेंटिफाई किए? क्या आपने उसके टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए? क्या आपने उसके सब टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए? क्या आपने उसकी थीम्स आइडेंटिफाई करी? नहीं। आपने जब कुछ भी आइडेंटिफाई ही नहीं किया तो आप किसी भी सब्जेक्ट का इंटरलिंकेजेस कैसे बनाओगे? राइट। सेकेंड मेन प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि आपने सब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं किया। एंड द थर्ड, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं कहता हूं, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि आपको ज्योग्राफी का सिलेबस जुबान पे याद ही नहीं है। आपने सिलेबस की रीडिंग ही नहीं करी। यानी बिगेस्ट प्रॉब्लम में से ये एक चीज है कि आपने सिलेबस की रीडिंग ही नहीं करी। एंड द फोर्थ, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने सिलेबस तो रीड नहीं किया, साथ में आपने पीवाईक्यू भी एनालाइज नहीं किया, और आप सीधे पढ़ाई पे चले जाते हो। आप कोर्स परचेस करने लगते हो, आप बुक्स परचेस करने लगते हो, आप नोट्स बनाने के सवाल पूछने लगते हो कि नोट्स कैसे बनाएं, कौन सी बुक्स पढ़ें। बहुत सारे सवाल आ जाएंगे आपके मन में। क्यों? क्योंकि ना ही आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया है, ना ही सब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड किया है, ना ही पीवाईक्यू एनालिसिस करी, और ये सब तो बाद में आता है, पहले आपने सब्जेक्ट की रीडिंग ही नहीं करी। कोई बात नहीं, अगर आपने ये सब नहीं किया मैं आपके लिए कर देता हूं। लेकिन आप सोचो, मैं यहां पे तो ये सारी चीजें आपके लिए कर दूंगा, क्या आप एग्जाम देने जब जाओगे तो क्या मुझे लेकर जाओगे? वहां पे मैं थोड़ी ना आपकी कॉपी लिखूंगा। मैं, आप पढ़ने बैठोगे तो आप याद करोगे ना, मैं थोड़ी ना याद करूंगा। राइट। यानी इन चार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। राइट। एक चीज सोचो, जब आप सब्जेक्ट की रीडिंग कर लोगे, बताओ मेरे को, आप सोच के बताओ, जब आप सब्जेक्ट की रीडिंग कर लोगे तो आपके लिए पैटर्न सब्जेक्ट डिवाइड करना कितना इजी होगा। यानी आपने जब सिलेबस रीड किया तो आपके लिए ये इजी हो गया कि इस सब्जेक्ट को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी एक काम से आप दूसरा काम बहुत इजीली कर पा रहे हो पाएगा आपका। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस करी होती तो आप सेक्शंस, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, थीम्स सारे आइडेंटिफाई कर पाते। तो अगर हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर लें तो हमारा आइडेंटिफाई करने वाला काम इजी हो जाएगा। तो आओ एक एक काम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, सिलेबस को डिवाइड करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट डिवाइड करने से पहले हमें सिलेबस की रीडिंग करनी है। सिलेबस रीड करते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस क्या कहता है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में बता दूंगा, डोंट वरी। यहां पे विश्व के प्राकृतिक संसाधनों की बात की गई, यानी नेचुरल रिसोर्सेस की वो बात कर रहा है। राइट। यानी उसने किसकी बात करी? नेचुरल रिसोर्सेस की बात करी, और नेचुरल रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। अब नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से? वाटर, सॉयल, वन, फॉरेस्ट, वो भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में। यानी कुल मिला के वो वाटर की बात कर रहा है, सॉयल की बात कर रहा है, फॉरेस्ट की बात कर रहा है। सिलेबस, यानी सिलेबस की जो ज्योग्राफी के सिलेबस की जब हम लोगों ने पहली लाइन पढ़ी तो यानी नेचुरल रिसोर्सेस उसका की पॉइंट है। यानी उसने नेचुरल रिसोर्सेस की बात करी। ओके डन, एक की पॉइंट हमारे मन में आ गया सिलेबस पढ़ के कि नेचुरल रिसोर्सेस है सिलेबस में। ओके। दूसरा हमने देखा कि उसने लिखा है कि भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की विशिष्टताओं की बात करी। जब फिजिकल ज्योग्राफी आ गया मन में तो एक चीज तो समझ आई हमारे पास कि फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है? भूकंप है, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशियन करंट्स, विंड्स। यानी हमें यह समझ आया कि फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अर्थक्वेक पे सवाल बनाएगा, वोल्केनिज्म पे सवाल बनाएगा, वो सुनामी में सवाल बनाएगा, वो साइक्लोन्स पे सवाल बनाएगा, वो ओशियन करंट्स पे सवाल बनाएगा, वो विंड्स पे सवाल बनाएगा। कॉमन सेंस से सोचो, अगर ओशियन करंट्स दिख रहा, छोड़ो, अगर आपको साइक्लोन दिख रहा है, विंड्स जैसी चीजें दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये तो कह ही सकते हैं कि क्लाइमेट एट द एंड हमें पढ़ना पड़ेगा। डोंट वरी, आप सिलेबस पढ़ के उसके टॉपिक्स डिकोड मत करो, बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर पाओगे। सबको लगता है कि मैं कर लूंगा, टफ है, क्योंकि आप सिलेबस की लाइन पढ़ के क्या गेस कर पाओगे कि क्या चीजें पूछ सकता है, नहीं ना। लेकिन हाँ, ये डिवाइड होगा कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक फिजिकल ज्योग्राफी है, ओशियन रिसोर्सेज की भी यहां पे बात की गई है। ओशियन रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन माइग्रेशन की बात की गई। देखो यहां पे, यानी ह्यूमन के माइग्रेशन की बात की जा रही, यानी मानव प्रवास की बात की जा रही। इसके साथ साथ वो
कहीं ना कहीं जनसंख्या की भी बात कर रहा है, पॉपुलेशन की बात कर रहा है। यानी ओवरऑल जब हम सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस की रीडिंग करते हैं तो हम ज्योग्राफी को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से देखते हैं। जब हमने ज्योग्राफी की रीडिंग करी तो वहां से समझ आया कि ज्योग्राफी को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करना इजी है। कौन कौन से हैं वो 4 पॉइंट्स, 4 पार्ट कौन कौन से हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है। यानी अर्थक्वेक आ रहा है, तुम्हें पूरे इंडिया और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। हमें वॉल्केनिज्म पढ़ना है तो इंडिया और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, कौन कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे वॉल्केनोज है, वगैरह वगैरह। राइट, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही हम साइक्लोन देख रहे हैं। राइट, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही हम ओशियन करंट्स भी देख रहे हैं। राइट, यानी एक पार्ट हमें समझ आया कि हमें ज्योग्राफी को डिवाइड कर लिया फिजिकल ज्योग्राफी। नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही थी तो हम एक ऐड करेंगे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्यों, मैं बताता हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो। अगर वो माइग्रेशन की बात कर रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज, थोड़ा सा सोचा मैंने कि कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। तो कॉमन सेंस है कि हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो एक पार्ट मेरा ये डिवाइड हो गया, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। राइट, फिर अब वो फॉरेस्ट की बात कर रहा है, वो नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात सिलेबस में लिखी गई है। तो वहां से हमें समझ आया कि हमें ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना जरूरी है। यानी हम इन्वायरमेंट के, देखो उसने फॉरेस्ट की बात करी है, उसने रिसोर्सेज की बात करी है, ध्यान से देखते हैं, उसने रिसोर्सेज की बात करी। यही नहीं, अगर हम साइक्लोन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट आपस में इंटरलिंकेजेस है या नहीं है। इन्वायरमेंट का क्लाइमेट में आपस में इंटरलिंक है कि नहीं। राइट, तो हमने जब ज्योग्राफी को डिवाइड किया पार्ट्स में तो हमें समझ आया कि एक हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल एंड वर्ल्ड आपस में लिंक कर लिया। एक हमारा इंडियन ज्योग्राफी में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट अलग से, यानी इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें पढ़ना है। यानी जो काम पहला, जो सबसे टफ काम हमें लग रहा था कि हम सिलेबस को आपस में लिंक नहीं कर पा रहे हैं, यानी सिलेबस रीडिंग के बाद हमारे सब्जेक्ट डिवाइड नहीं हो रहे थे, सब्जेक्ट को पार्ट्स में मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा था। तो आपका ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया कि चलो मैंने आपके सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिजिकल, वर्ल्ड, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। राइट, अब यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इजी है, यानी पहला काम मैंने आपके लिए इजी किया कि आपके सब्जेक्ट को मैंने डिवाइड कर दिया। यानी अब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो आपको पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़नी है। इजी हुआ थोड़ा सा। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। एक कॉन्टेक्स्ट आता है कि अब हम, चलो आपने सर डिवाइड तो कर दिया, हम सब्जेक्ट के सेक्शंस, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, थीम्स को आइडेंटिफाई कैसे करें और उनके इंटरलिंकेजेस कैसे बनाएं। राइट, इसके लिए मैंने क्या कहा कि अगर आपने पीवाईक्यू को एनालाइज किया तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होगा। यानी वो ज्योग्राफी, वो आप ऐसे सोचो कि वो अर्थक्वेक में किस तरीके के सवाल पूछ रहा है सिलेबस में, वो वॉल्केनिज्म से किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, साइक्लोन से किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, यही नहीं, वो सॉइल से किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछता है, वाटर से रिलेटेड किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछता है, सुनामी से रिलेटेड किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, ओशियन करंट से रिलेटेड किस तरीके से सवाल आते हैं एग्जाम में। अब इतना सब बोलने से बेटर क्या है, आपको पता लग जाएगा कि आपने अगर पीवाईक्यू एनालाइज किए तो आपको पता लग जाएगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज से किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछता है। आपने पीवाईक्यू एनालाइज किए तो आपको पता लग जाएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी से वो किस तरीके के सवाल पूछता है। आपने पीवाईक्यू एनालाइज किए तो ह्यूमन माइग्रेशन एंड ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से किस तरीके से सवाल पूछता है। आप आसानी से ब्रेक कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे और देन आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। राइट, तो अब ये काम भी मैं ही करता हूं आपके लिए, डोंट वरी। आओ हम करते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस को भी मैं कुछ डिफरेंट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। चलो एक सेकंड के लिए मैं आपके सामने कोई भी चीज, यहां पे कोई भी एक सवाल उठा लो, मैं कह रहा हूं चलो मैं 1 मिनट के लिए मैं जस्ट थिंक कराना चाहता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सवाल उठाया ये ग्लोबल वार्मिंग का, पीसीएस में आया सवाल, क्या कह रहा है, भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी लिखिए। सभी को दिख रहा है, सवाल लिख रहा है कि राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। राइट, पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट हो चुकी, ध्यान से समझते हैं। तो अगर मैं कहूं तो ये ग्लोबल वार्मिंग का सवाल किस सेक्शन से आया है, किस सेक्शन से आया है, तो ग्लोबल वार्मिंग का सवाल आया है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से।
राइट। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी टॉपिक कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग। अब आपने सवाल देखा, ग्लोबल वार्मिंग से समझ आया आपको ग्लोबल वार्मिंग के सब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के एविडेंसेस क्या है, वगैरह वगैरह। फिर तो हम बहुत डीप में जाते हैं पढ़ने के लिए, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। क्लियर? यानी आपने सवाल देखा, देखो ध्यान से, यानी आपने सवाल देखा, सवाल देखते ही आपके मन में एक टॉपिक आया कि ग्लोबल वार्मिंग। आपके मन में जब टॉपिक आया ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली। पता क्या आइडेंटिफाई किया? कि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है जो कि है ग्लोबल वार्मिंग का, राइट। यानी आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमारे सिलेबस में एक पॉइंट है जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ। जब टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग में आपने सोचा, सिर्फ थिंकिंग में लेके आया कि क्या ग्लोबल वार्मिंग में सब टॉपिक्स क्या है, जैसे ग्रीन हाउस गैस, उसके इंपैक्ट की बात की गई, इंपैक्ट के साथ साथ एविडेंसेस की बात की गई, ये हमारे सब टॉपिक्स में आ गए। जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आई तो पता लगा ये तो सेक्शन है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का, राइट। यानी अब हमें समझ आया कि अगर हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हमारे पास टॉपिक होता ग्लोबल वार्मिंग, फिर ग्लोबल वार्मिंग में हमारे पास सब टॉपिक्स आ जाते, कौन कौन से? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट, एविडेंसेस। समझ आया? एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, यहीं पर रुकना नहीं है आपको, अभी तो एनालिसिस शुरू हुई है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है वायु राशि क्या है, यानी एयर मास। व्हाट इज एन एयर मास एंड डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी। क्लियर? सवाल हमने देखा, सवाल पढ़ के हमें लगा ये सवाल सेक्शन है कौन सा? क्लाइमेटोलॉजी, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड सवाल था। क्लाइमेट में भी ये टॉपिक कौन सा पूछ लिया उसने? एयर मास। यानी आपने एक चीज आइडेंटिफाई कर दी। क्या आइडेंटिफाई किया? मैं आपको दिखाता हूं। आपने आइडेंटिफाई किया सवाल देख के कि टॉपिक हमारा आइडेंटिफाई हुआ, टॉपिक हमारा आइडेंटिफाई हुआ। टॉपिक कौन सा? एयर मास। सेक्शन आइडेंटिफाई हो गया, क्लाइमेटोलॉजी का ये सवाल है। जब सेक्शन आइडेंटिफाई हो गया, टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया, तो क्यों होना हम सब टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई करें कि एयर। अब सब टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई होंगे? सब टॉपिक्स आइडेंटिफाई होंगे सवाल पढ़ के। क्या सवाल पूछा उसने? क्या है, यानी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, और कुछ अपनी तरफ से दिमाग लगाया कि ये एयर मासेस कैसे बनते हैं, ये कौन कौन से रीजन में बनते हैं, ये पता होना जरूरी। यानी कुछ अपने एफर्ट्स भी मैंने लगाए। जब बुक्स पढ़ेंगे, जब क्लास देखेंगे, जब ऑनलाइन सर्च करेंगे इस टॉपिक को, तो और भी पॉइंट्स पता लग जाएंगे। पहले तो टॉपिक पता लगे, राइट। तो ये चीज समझ आई आपको। अब मैं क्या करता हूं, इसकी जगह आप हो, मेरी मतलब आपकी जगह मैं हूं, तो मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा। यानी मैं चाहूंगा कि क्लाइमेटोलॉजी पे कैसा भी सवाल आए अब आज के बाद, मेरे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। जरूरी ही नहीं एयर मास पे सवाल है, किसी भी क्लाइमेटोलॉजी पे किसी भी तरीके के सवाल है, मेरे पास कुछ फिक्स पॉइंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पे मैंने एक टॉपिक लिख रखा है, जैसे क्लाइमेट पे अगर किसी भी तरीके का सवाल आएगा, क्लाइमेट पे किसी भी तरीके का सवाल आए, तो हमारे पास नोट्स जब मैं बनाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी के, यानी क्लाइमेट पे मैं नोट्स जब बनाऊं, तो हर टॉपिक पे, जैसे एयर मास है, साइक्लोन्स है, जेट स्ट्रीम्स है, किसी भी तरीके का क्लाइमेट का कोई भी टॉपिक मैं पढ़ूंगा, तो उसके लिए हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पे कुछ पॉइंट्स हो, उसके सोलर रेडिएशन पे कुछ पॉइंट्स हो, टेम्परेचर को लेके क्लाइमेट पे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन को लेके कुछ पॉइंट्स मेरे पास हो, एयर प्रेशर को लेके कुछ पॉइंट्स हो, क्लाउड्स को लेकर एयर प्रेशर, एयर मास, उसको लेकर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो, उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे एयर मास पूछा तो एयर मास के ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है वो हमें पता होने चाहिए, ओशियनिक प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, विंड्स पता होनी चाहिए। एयर मास पे सवाल आया था तो एयर मास विंड से कैसे रिलेट करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज हमें पता होनी चाहिए। अब अगर हम पर्टिकुलर क्लाइमेट पढ़ रहे हैं और क्लाइमेट में ओवरऑल ये टेम्पलेट हमारे पास है कि हमने क्लाइमेट के हर टॉपिक को इनसे लिंक कर दिया, अब कैसा भी सवाल है, एयर मास पे सवाल आया, मैंने तुरंत मेरे मन में आया कि वो टेम्पलेट कौन सा था, तो पता लगा टेम्पलेट में 10 पॉइंट थे और इन टेम्पलेट में 10 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट एयर मास से सीधे लिंक है, ज्योग्राफी एयर मास के ज्योग्राफिकल फीचर्स, एयर मास का विंड से क्या रिलेशन है, तो पता है ना मेरे को वही पॉइंट्स आने, शांति से मैंने लिख दिया जाके आंसर, राइट। अब ऐसे ही आपको सभी में करना है। अब आइए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं सारे क्वेश्चंस, एक एक करके मैं यहां पे टॉपिक्स दिखा देता हूं आपको, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। जैसे एक सवाल आया कि ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित है।
अब देखो आपने क्या देखा, ज्वालामुखी, पढ़ो सवाल पढ़ो, डोंट वरी, आपने अभी मेरे साथ सिलेबस रीड किया है, डोंट वरी। ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित है, ये पढ़ के आपको ये तो समझ आया कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है, ये पढ़ के ये समझ आया कि फिजिकल ज्योग्राफी का। बाकी मैं बता देता हूं कि ये जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन का सवाल है। जियोमॉर्फोलॉजी में भी टॉपिक कौन सा है, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक टॉपिक था और सुनामी टॉपिक है। इसके सब टॉपिक्स भी मैं कुछ आपको बता देता हूं, जैसे प्लेट मार्जिस आपको यानी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म, बाउंड्री इंडक्शन, ये पता होने चाहिए। सबडक्शन जोन क्या होते हैं, कन्वर्जेंस जोन कौन कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए। हॉट स्पॉट क्या है, ट्रिगर्स ऑफ इरप्शंस क्या है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जब पढ़ोगे ना सिलेबस, जब बुक्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे या पढ़ाई शुरू करोगे तब पता लगेंगे। लेकिन यहां से हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि एक ज्वालामुखी नाम का टॉपिक है हमारे पास, एक भूकंप नाम का टॉपिक है, एक सुनामी नाम का टॉपिक है हमारे पास। अब तो चैट जीपीटी, गूगल जैसी सुविधाओं से आप चैट जीपीटी से बहुत इजी है, डालो पता लग जाएगा आपको कौन से टॉपिक से। क्लियर। अब जैसे अगला सवाल, हमारे सिलेबस में डायरेक्ट ओशियन करंट है, ये देखो ओशियन करंट पे डायरेक्ट सवाल आया। ओशियन करंट की उत्पत्ति हमें बतानी है, उसके कारकों का उल्लेख करना है, यानी फैक्टर्स कौन कौन से ओशियन करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जब हमने ओशियन करंट देखा, पता तो लगा फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है, यानी ये तो पता लगा कि सर ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है। फिजिकल ज्योग्राफी में भी ओशियोनोलॉजी का सवाल है। सेक्शन कौन सा है, ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी का टॉपिक कौन सा है, ओशियन करंट है। ये मैंने आपके लिए इजी कर दिया। और ओशियन करंट्स में भी उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से निकल का है, तो पता लगा फोर्सेस, विंड, कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर, करंट सिस्टम, ये समझ में आ गया। सेम ऐसे ही जब आगे पहुंचे तो फिर यहां पे उसने किसकी बात करी, साइक्लोन्स की बात करी। साइक्लोन्स की जब बात करी, साइक्लोन्स की उत्पत्ति सागरीय भागों पे होती है और वो स्थलों पे पहुंचती है, धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। यानी उसने कहा ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट एंड ओशियनिक पार्ट, ओशियन में बनते हैं और कहां तक जाते हैं, लैंड तक जाते हैं और धीरे धीरे लैंड में जाके एंड हो जाते हैं, राइट। साइक्लोन पढ़ के समझ आया कि भाई साहब ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है। फिजिकल ज्योग्राफी में भी वो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का सवाल था, उसमें भी टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके सब टॉपिक्स थे सी सरफेस टेम्परेचर, एनर्जी सोर्सेस, लैंडफॉल डिले। डोंट वरी, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लाइमेट से रिलेटेड था, और जो कि मैंने क्लाइमेट में आपको बताया कि अगर हमें टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में चीजें पता है, अगर हमें एयर प्रेशर का कॉन्टेक्स्ट पता है, क्लाउड का कॉन्सेप्ट पता है, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट पता है, ओशियनिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट पता है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन आपको पता है, विंड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो भाई साहब ट्रॉपिकल साइक्लोन का आंसर में आप धुआं उड़ा के आओगे। धुआं जिसको हम कहते हैं ना, धुआं उड़ाना, वेट एक मिनट, जिसको हम कहते हैं धुआं उड़ाना, वो धुआं उड़ा के आओगे। वेट एक सेकंड, क्लियर, वो आप धुआं उड़ा के आओगे। क्लियर। अब देखो यहां पे ये अभी ये सारे सवाल जो मैं आपको दिखाऊं ना, ये फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल है, जो कि मैंने सेक्शन में ऊपर ऑलरेडी आपको डिवाइड करके बता दिया कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल दिखा रहा हूं, राइट। देखो सेम सवाल, अभी विंड पे टॉपिक था, विंड एक टॉपिक था, विंड पे सवाल भी देख लो, ऐसा ही थोड़ी है। देखो ध्यान से, विंड पे सवाल आया, विंड का टॉपिक समझ आया तो उसका इरोजन, डिफ्लेशन, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, विंड लैंडफॉर्म पे टॉपिक हो गया है। क्लियर। फिर ऐसे ही ओशियन पे फिर से सवाल आया तो अटलांटिक ओशियन की ओशियन करंट्स पे सवाल बना दिया उसने, ओशियन करंट पे सवाल बनाया। अब समझ आया ओशियन करंट किससे लिंक करके। अब ध्यान से पीवाईक्यू देख के हमें समझ आया कि हमें ओशियन करंट्स में कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ना है। ओशियन करंट्स पे सवाल बन रहा है कि हमें अटलांटिक महासागर जलधाराओं के नाम भी पता होने चाहिए। यानी एक टॉपिक समझ आया कि ओशियन करंट्स की प्रॉपर्टीज ही नहीं, हमें उसके नेम भी पता होने चाहिए, राइट। कैसे बन रही है ये भी हमें, फॉर्मेशन उसका पता होना चाहिए, राइट। फॉर्मेशन ही नहीं, वो कैसे बनती है उसके कारकों को बताओ, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। यानी पीवाईक्यू देख के समझ आया। सेम जैसे अगला सवाल, ज्वालामुखी, वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म का सवाल देख के पता लगा कि वो रीजन पूछ रहा है, यानी उसने रीजन पूछा, यानी कॉजेस पूछे। रीजन के साथ साथ उसने टाइप्स पूछ लिए आपसे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स एक टॉपिक समझ आ गया, राइट। आगे देखो, एक सवाल था कि हिंद महासागर के रिसोर्सेस पे सवाल आया, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे सवाल था, मरीन एनवायरनमेंट को लेकर मैंने इससे लिंक बनाया, राइट। लेकिन सवाल क्या है, उसकी पारिस्थितिकी समस्याओं पे सवाल पूछा उसने, इकोलॉजिकल चैलेंजेस पे सवाल, रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन एक टॉपिक हो गया और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक टॉपिक हो गया। क्लियर।
फिर हमें टॉपिक्स पता करने ना, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने। जब हमने देखा कि उच्च कह रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर का रोल बताओ इन शेपिंग लैंडफॉर्म्स इन हाई माउंटेन एरिया, यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिम नदों की भूमिका का वर्णन करना है। यानी ग्लेशियर की क्या भूमिका है, यानी एक तो हमें समझ आया फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में ग्लेशियर का टॉपिक है। एक सेकेंड, ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक है, सवाल से समझ आया, और सवाल से ही समझ आया कि वो टॉपिक कौन सा है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। क्यों ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में ही कह रहा है। देखो, क्योंकि उसने तो क्वेश्चंस में कह दिया कि हमें लैंडफॉर्म्स बताओ भैया, उसने तो क्वेश्चंस में पूछा लैंडफॉर्म्स बताने, यही नहीं रुकना है। हमें ये समझ आया कि क्वेश्चंस देख के हमें ग्लेशियर समझ आया, फिजिकल ज्योग्राफी समझ आया, देखो ध्यान से, हमें फिजिकल ज्योग्राफी समझ आया, टॉपिक ग्लेशियर समझ आया, ग्लेशियर्स में भी टॉपिक कौन सा है, लैंडफॉर्म समझ आया। अच्छा, ग्लेशियर के लैंडफॉर्म्स में पढ़ना क्या है, हमें समझ आया ग्लेशियर के लैंडफॉर्म में पढ़ना है कि वो क्या क्या इरोजन लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, इरोड करते हुए समय कौन से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, डिपॉजिट होते समय कौन से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। क्लियर, यानी लैंडफॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। क्वेश्चंस देख के टॉपिक आइडेंटिफाई हो रहा है, टॉपिक भी आइडेंटिफाई हो रहा है, टॉपिक के साथ साथ उसके सब टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं, सेक्शंस एंड थीम्स भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। क्लियर, और अब इंटरलिंकेजेस भी बन रहे हैं आपस में। जैसे साइक्लोन पे सवाल आया, साइक्लोन क्या है, और साइक्लोन में भी उसने टेम्परेट साइक्लोन के बारे में सवाल पूछा। यानी हमें पता लगा फिजिकल ज्योग्राफी एक सेक्शन है हमारा, फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास साइक्लोन है, साइक्लोन में सब टॉपिक्स है टेम्परेट साइक्लोन, और टेम्परेट साइक्लोन में भी क्या पढ़ना है, कुछ समझ है कि टेम्परेट साइक्लोन में कुछ फ्रंटल जेनेसिस जैसा कुछ होता है, वाताग्र बोलते हैं, शीत वाताग्र बोला जाता है, एयर मासेस क्या होते हैं, उसमें इंपैक्ट्स क्या क्या क्रिएट होते हैं, और एयर मासेस यहां पढ़ते हैं। डायरेक्ट एयर मास का भी सवाल देखा था अभी हम लोगों ने ऊपर, एयर मास क्या है। तो अब देखो ये इंटरलिंकेजेस बनना शुरू हुआ या नहीं हुआ, सेम चीज आपको समझनी है हर टॉपिक पे, यही नहीं रुकना है अभी अपने को, आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल आप देखो, इनको ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक्स आपके लिए लिख रखे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आप देख रहे हो कि फिर से अब उसने ट्रॉपिकल साइक्लोन पे पूछा, तो क्या पता लगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का सवाल पढ़ के हमें पता लगा कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में कॉजेस पूछ रहा है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, वो किस प्रकार के वेदर से एसोसिएट है, वो सवाल पूछ रहा है। फिर जब अगला सवाल हमने पूछा तो अर्थक्वेक पे सवाल था, अर्थक्वेक के सवाल क्या पूछा कि अर्थक्वेक बेल्ट्स कौन कौन सी हैं इंडिया में। यानी हमें समझ आया कि फिजिकल ज्योग्राफी में एक टॉपिक था अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टॉपिक में सब टॉपिक्स निकल के आए कि टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं, प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन कौन कौन से हैं, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी में एक टॉपिक हमारे पास एल लीनो एंड ला लीना का आता है, सभी को पता है, बच्चा बच्चा अब तो जान गया होगा उसके बारे में। उसका इंपैक्ट पूछा एग्रीकल्चर पे, सवाल एकदम डिफरेंट। उसने पूछा भारत, उसने पूछा ही नहीं एल लीनो क्या है हमें बताओ, नहीं, एल लीनो दक्षिण पश्चिमी मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए, भाई साहब रिलेशन बताओ उसका साउथ वेस्ट मानसून से, और उसका एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट है ये बताओ। तो हमें ये समझ आया कि एल लीनो पे मानसून का सवाल सेक्शन है, एल लीनो ला लीना पे सवाल था, टॉपिक समझ आ गया हमें, टॉपिक पे सब टॉपिक्स क्या समझ आया कि उसके हमें कनेक्शंस बनाने हैं एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट को लेकर। और भी अब तो समझ आ सकता था कि जिसको नहीं पता है एल लीनो ला लीना क्या है वो तो पढ़े ना कि उसको क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, कहां बनता है, कैसे बनता है, इंडिया में कब आता है, कैसे वगैरह वगैरह चीजें, राइट। सेम फिर से उसने एक टेम्परेट साइक्लोन पे सवाल पूछा, रिपीट सवाल फिर से देख रहे हो आप। अब वो लिंकेजेस पे सवाल बना रहा है, रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड सॉइल एंड वेजिटेशन। यानी हमें समझ आया कि क्लाइमेट पे सवाल पूछा उसने, ठीक, एनर्जी को लिंक किया, सॉइल से लिंक किया, बहुत सारे फैक्टर्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। यानी हर एक टॉपिक पे मैंने देखा, सेम इंडियन ज्योग्राफी पे भी आप देखते हो। अब सीधे वो पूछ रहा है इंडियन ज्योग्राफी में कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। अभी कुछ यूपी स्पेसिफिक थे तो मिनरल रिसोर्स पे सवाल आया। यही चीज मैं कह रहा हूं, रिसोर्सेस पता होने जरूरी है क्योंकि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हेल्प करेंगे आपको। सेम ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड, फिर से देखो, रोल ऑफ आयरन मिनरल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आयरन और मिनरल का रोल डेवलपमेंट में क्या है, कौन से डेवलपमेंट में, वो भी ऐसे नहीं, डेवलपमेंट की ही बात उसने करी तो उसने कहा भाई साहब सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात बताओ, ये आपका टॉपिक हो गया। मेंस के कॉन्टेक्स्ट में तो भैया ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। सेम इरिगेशन से रिलेटेड सवाल आप देख रहे हो,
राइट, उसमें भी एग्जांपल्स माइनर इरिगेशन। फिर उसने सवाल पूछा डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों का क्षेत्रीय वितरण विवेचना कीजिए। यानी कि वो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, रूरल सेटलमेंट की बात कर रहा है। अब सॉरी, आज ही मैंने टेलीग्राम पे जो मैं आपको टारगेट देता हूं ना, आज ही मैंने वहां पे, कल ही मैंने आपको वहां पे रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट के दोनों टॉपिक्स पढ़ने के लिए दिए थे। इनके टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी आपको दिए थे मैंने, यही नहीं, मैंने टॉपिक्स दिए थे और टॉपिक्स के साथ साथ सब टॉपिक्स भी पढ़ने के लिए दिए थे आपको। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। यानी अब आपने देखा कि जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करो, ये सारे इंडिया की ज्योग्राफी के, फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल आ रहा है, ठीक। फिर अर्बन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, तो अर्बन प्रॉब्लम्स में हाउसिंग की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, वेस्ट की प्रॉब्लम है, प्लानिंग की प्रॉब्लम है। यानी हर एक एस्पेक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्लियर। अब जब इसी में मैं आगे चलूं, सवाल क्या पूछा, अर्बन प्लानिंग, फिर से सवाल रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ सिविक एम्यूनिटीज। ये तो सवाल आपको पढ़ने चाहिए। ये सवाल देख के समझ आया कि टॉपिक कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, अर्बन प्लानिंग। सेक्शन कौन सा निकल के आया, अर्बन प्लानिंग। सवाल पढ़ा तो समझ आया कि भाई साहब ये स्लम एक्टिविटी एम्यूनिटीज नाम का टॉपिक था। उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी मैंने आपको दिए, प्लानिंग, सर्विस डिलीवरी, राइट। फिर पॉपुलेशन एक सिलेबस में पॉइंट था, तो वुमेन इन पॉपुलेशन, रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन उत्तर प्रदेश। यानी वुमेन का रोल उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या है। सवाल तो भाई साहब वो पॉपुलेशन पे पूछा, लिंक किससे बनाया, वुमेन से बनाया, तो सेक्शन तो समझ आया हमारा, पॉपुलेशन सेक्शन था। टॉपिक ग्रोथ को लेकर था, उसमें वुमेन्स का रोल का टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक्स डेमोग्राफी में पढ़नी है, हेल्थ अवेयरनेस पढ़ने हैं, क्लियर। यानी ये सारे टॉपिक्स, अब देखो आप ध्यान से, मैं सारे टॉपिक्स यहां पे कराने नहीं बैठा हूं आपको, मैं आपको एक थिंकिंग प्रोसेस में लेकर आना चाहता हूं कि जो थॉट प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो ये करना है। ओशियन रिसोर्सेस पे सवाल सिलेबस पढ़ा था, सवाल मरीन रिसोर्सेस पे था। सेक्शन हो गया, सेक्शन में टॉपिक ओशियन के रिसोर्सेस, ओशियन के रिसोर्सेस में टॉपिक रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, रिसोर्सेस के टाइप कौन कौन से हैं, उनका यूज क्या है और उनका इंपैक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी में। अब तो टॉपिक्स निकालने हैं हमको। फिर एक सवाल देखो, सवाल कह रहा है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताएं बताओ। सीधे मिशन पे सवाल आया, अर्बन प्लानिंग पे सवाल था। अर्बन मिशन में भी वो स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन में भी वो ईस्टर्न यूपी की बात कर रहा है। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, आप देखो कि हर टॉपिक के सब टॉपिक्स के माइक्रो टॉपिक्स भी आप पीवाईक्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ये एनालिसिस आपके सामने पहुंच जाएगी। इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के माइक्रो टॉपिक्स भी मैंने आपको दिए हैं, डोंट वरी। लेकिन अब समझना क्या है, यहीं पे नहीं रुकना है अपने को। तो यानी दो चीजें हो गई, तीन चीजें हमारी कंप्लीट हुई क्या, यानी कंप्लीट तो हमारी चारों चीजें एक प्रकार से हुई हैं। लेकिन अब समझना क्या जरूरी है हमें कि हमने सिलेबस की रीडिंग करी, तो सिलेबस की रीडिंग से हमारे सब्जेक्ट डिवाइड हो गए, सब्जेक्ट डिवाइड हुए ये, ठीक। फिर जब हमने पीवाईक्यू की एनालिसिस करी, तो पीवाईक्यू की एनालिसिस से हमारे टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई हुए, और जब टॉपिक्स आइडेंटिफाई हुए तो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके हमने देखा कि हर एक टॉपिक के टेम्पलेट्स हमारे पास बन जाएंगे। जैसे फिजिकल में देख रहा कि हमने वो फिनोमिना बेस पे सवाल पूछ रहे हैं, भूकंप वगैरह, साइक्लोन वगैरह, और लोकेशन बेस पे सवाल पूछ रहे हैं। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखा कि हमें यूपी की खासतौर पे ध्यान रखनी है और वर्ल्ड की ध्यान रखनी, इंडिया की तो ध्यान रखनी। रिसोर्सेस पे सवाल आ रहे हैं, देखा अभी हम लोगों ने। इंडस्ट्रीज पे सवाल आ रहे हैं, अभी देखा हम लोगों ने। फिर यही नहीं, क्लाइमेट चेंज पे भी सवाल हम लोग देख रहे हैं, एग्रीकल्चर पे सवाल देखा हम लोगों ने, राइट। अब देखते, करंट अफेयर स्मार्ट सिटी मिशन पे था तो करंट अफेयर से लिंक बना के आ रहा है। अब देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, जब हमने फिनोमिना बेस पे देखा तो लैंडस्लाइड एक टॉपिक, अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन, मानसून, प्लेट टेक्टोनिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आए। क्लाइमेट में जब हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी में तो वेदर, क्लाइमेट वगैरह। ओशियनोग्राफी में देखा तो ओशियन करंट से लिंक करके आ रहा है, और ओशियनोग्राफी में वो रिसोर्सेस से भी पूछ रहा है। लेकिन ये रिसोर्सेस क्या हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखेंगे। मानसून पे सवाल बना रहा है, और कुछ ऐसे टफ सवाल अलग से आते हैं, डोंट वरी। अब देखो हमें ज्योग्राफी की जो तैयारी करनी है वो बहुत डीप तरीके से करनी है, यहीं पे नहीं रुकना, हमें बहुत डीप तरीके से, यानी हर पीवाईक्यू के टॉपिक के सब टॉपिक्स पे आपके पास नोट्स रेडी होने चाहिए। कब कैसा सवाल है आप तुरंत लिखो, वहां पे
थॉट प्रोसेस बिल्ड होने के बाद वहां बहुत समय नहीं मिलेगा आपको थिंकिंग का, आंसर लिखना स्टार्ट करना है, इसलिए प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे आप देखो मैं आपको डेली टेलीग्राम पे टारगेट्स देता हूं, डेली फ्री में टेलीग्राम पे मैं आपको टारगेट्स देता हूं जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से ही है। पहली चीज आप देखोगे, अगर मैं कोई भी जैसे प्लेट टेक्टोनिक एक टॉपिक लिया तो उसके सब टॉपिक्स भी मैं आपको डिटेल में देता हूं। देखो ध्यान से, वोल्केनिज्म एक टॉपिक लिया तो उसके सब टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में देता हूं, बस आपको ये पढ़ने। अब आपको लग रहा होगा पढ़ने कहां से भाई साहब, देखो माउंटेन बिल्डिंग पे सवाल आया, उसके टॉपिक्स भी दिए, सब टॉपिक्स भी दिए, फोर्सेस की बात आई तो टॉपिक्स भी दिए, सब टॉपिक सारे दिए मैंने। मैं डेली देता हूं, सुबह पोस्ट होता है, 24 घंटे का समय है ये मेंस का टारगेट पूरा करने का, और मैं बताता भी रहता हूं कैसे करना है इसको। देखो मैं आपको ये टारगेट जो दे रहा हूं ना, एक तो पहले बात तो ये पीवाईक्यू से लिंक है सारे, उसके साथ साथ आपको सोर्सेज जो फॉलो करने हैं एनसीईआरटी, जीसीलियो, भटकना मत, इसके अलावा कहीं कुछ भी डोंट वरी। अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, बेटा आओ यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई ना कोई पढ़ाया होगा वो टॉपिक, ये मैंने फ्री की चीज बता दी। बट डोंट वरी, कंटेंट का काम मैंने फिजिकल ज्योग्राफी जैसी चीजों में सारी चीजें इजी कर दी, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी क्लाइमेट चेंज जैसे सवालों बना के पूछ रहा है, और इन्वायरमेंट तो भाई साहब GS3 का पार्ट है, और इससे लिंक करके हमें ज्योग्राफी के सवाल बन रहे हैं। सेम चीज मैं आपको दिखाऊं, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, हमने एनर्जी पे सवाल देखा, अभी हमने उसके रिसोर्सेज पे सवाल अभी देखा, करंट बेस पे सवाल आएगा ही आएगा, वाटर पे सवाल देखा है हम लोगों ने, सिलेबस में वाटर है, सिलेबस में वाटर है, उसके बाद अवेलेबिलिटी पे सवाल आएगा, मैनेजमेंट पे सवाल आ सकता है, इंपैक्ट्स पे सवाल आ सकता है, यानी ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये सारे जो मैंने लिखा है, ये जैसे मैप बेस पे तैयारी आपको करनी चाहिए, रिपीट जो क्वेश्चन हो रहा है उन पे फोकस रखना जरूरी है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सवाल आते हैं उनके लिए पहले से तैयार होना जरूरी है, वगैरह वगैरह सारी बातें हैं, ये सारे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि क्या करना है। सिंपल एनसीईआरटी रखो अपने पास। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिनको फ्री में तैयारी करनी बेटा ये टेलीग्राम फॉलो कर लो, ठीक है, ये टेलीग्राम फॉलो कर लो, टॉपिक्स फ्री में मिल रहे हैं, पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, एनसीईआरटी जीसीलियो, कोई टॉपिक समझ मत आए चैट जीपीटी कर दो, सीधे चैट जीपीटी कर दो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, उसका कोई ना कोई किसी ने पढ़ाया होगा, नोट्स रेडी कर लो उसके, डन। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बता देता हूं बेसिक, एक इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको मेंस के पर्सपेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक पीवाईक्यू बैच लॉन्च होने वाला है, सभी को पता है। इस पीवाईक्यू बैच में ये जितने भी पीवाईक्यू आपने देखे ये सारे पीवाईक्यू कराए जाएंगे, हाँ, इन सारे पीवाईक्यूज के आंसर्स आपको मिलेंगे, यानी लिखवाए जाएंगे, यानी प्रैक्टिस कराई जाए, यानी ये सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। कुल मिला के इतना समझ लो, सारे पीवाईक्यू सॉल्व होंगे, सारे पीवाईक्यू सॉल्व होने के साथ साथ उनके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपको पता लगेंगे, उन सब टॉपिक्स पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि हाँ अब अगर कभी इन फ्यूचर इस टॉपिक के सॉरी कभी इन फ्यूचर अगर इस टॉपिक के सब टॉपिक्स पे सवाल आया तो वो पॉइंट्स ऑलरेडी आपके पास रेडी रहेंगे, लिखो, याद करो, आगे बढ़ो। ये पीवाईक्यू बैच की खासियत है कि सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे, पीवाईक्यू के टॉपिक्स के सब टॉपिक्स पे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, ये गाइड किया जाएगा कैसे करना है। अब जिनको फुल डिटेल तरीके से तैयारी करनी भाई साहब उनको पता है, उनके पास ध्रुव है, क्यों, क्योंकि भाई साहब 500 प्लस सवालों में हम पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, वहां पे सारे टॉपिक्स होते हैं, उन 500 प्लस क्वेश्चंस के साथ सारी चीजें समझ आती है, तो आपकी आंसर राइटिंग भी कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूव होती है। आंसर राइटिंग के साथ साथ थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है, थिंकिंग प्रोसेस पे काम किया जाता है। फिर कॉपी वॉपी चेक करानी तो भाई साहब आ जाओ सृजन में, लिख यहाँ पे ध्रुव में सीखो कैसे करना है, सृजन में आओ कॉपी चेक करा लो आके लिख के कि क्या और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सृजन इस चीज के लिए है, टॉपिक्स मिलते हैं, पढ़ो, फिर आंसर लिखो, फिर कॉपी चेक करो, सृजन इसलिए। और पीवाईक्यू बैच किस लिए, सारे पीवाईक्यू होंगे, खुद आप ना करो, मैं कराऊंगा, आपको बैठा के कराऊंगा सब, और भी सर लोग हैं, मैं GS2 GS3 संभालूंगा पूरा, लेकिन मेरी क्लास में होगा ना बेटा, सामने बैठा के मैं लिखाऊंगा, सामने बैठा के याद भी कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल ज्योग्राफी की एनालिसिस मैंने आपको बता दी, अब ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है, आइडेंटिफाई भी करना है, सब्जेक्ट डिवाइड भी करना है, सिलेबस भी पढ़ना है, पीवाईक्यू एनालिसिस भी करनी है। तो काम तो इजी कर ही दिया, पीवाईक्यू एनालिसिस फ्री में यूट्यूब पे चल रही है, हिस्ट्री की करी, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, आज ज्योग्राफी है, पॉलिटी, गवर्नेंस, हायर, सारी पीवाईक्यू एनालिसिस मेंस की मैं खुद करूंगा यूट्यूब पे। ऐसे ही सिलेबस रीडिंग भी उसी समय में करा दूंगा, आइडेंटिफाई भी मैं ही करा दूंगा, और सब्जेक्ट को डिवाइड भी मैं ही करा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आओ तो आना, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।